तो जैसा आप जानते हो गेट एग्जाम पास में आ गया है। स्टूडेंट अभी तैयारी करना स्टार्ट करता है और वो अभी अगर मान लो प्रिपेयर करना चाहता है, हर एक सब्जेक्ट को ऑलमोस्ट 3 डेज में 2 या 3 डेज में उसको कंप्लीट करना पड़ेगा। कि हाउ मच टू स्टडी, व्हाट नॉट टू स्टडी, ये लोग पूरा पोर्शन देखूंगा आना चाहिए, कौन से टॉपिक को ज़्यादा पढ़ना चाहिए, कौन से टॉपिक में कितने डेप्थ में पढ़ना चाहिए, इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल डिस्कस। हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। तो जैसा आप जानते हो गेट एग्जाम पास में आ गया है और गेट एग्जाम के लिए टाइम बहुत ही कम बाकी है। मान लो अगर कोई स्टूडेंट अभी तैयारी करना स्टार्ट करता है, राइट, जिसका फंडामेंटल मैं अज्यूम कर सकता हूँ थोड़ा सा बेटर होगा, अच्छा होगा, राइट, कॉलेज लेवल का, और वो अभी अगर मान लो प्रिपेयर करना चाहता है विद इन दिस 40-45 डेज, तो वैसे कंडीशन में उसको हर एक सब्जेक्ट को ऑलमोस्ट 3 डेज में 2 या 3 डेज में उसको कंप्लीट करना पड़ेगा। तो मैं आज यहाँ पे क्या ना प्लानिंग देखूंगा, प्लानिंग वाला पार्ट देखूंगा, पूरे डिटेल सिलेबस देखूंगा कि पूरे सिलेबस में उसको क्या पढ़ना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए, हाउ मच टू स्टडी, व्हाट नॉट टू स्टडी, ये वाला पूरा पोर्शन देखूंगा। कौन सा फॉर्मूले पे फोकस करना चाहिए, कौन से टॉपिक को ज़्यादा पढ़ना चाहिए, कौन से टॉपिक में कितने डेप्थ में पढ़ना चाहिए, इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल डिस्कस करने वाला हूँ यहाँ पे। कि आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, यानी सब्जेक्ट जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आपका सिविल हो चाहे वो मैकेनिकल हो, दोनों में वेटेज 8 to 10 मार्क्स का ऑलमोस्ट रखता है। तो इस 8 to 10 मार्क्स को आपके 2 से 3 डेज में प्रिपेयर करके कैसे आप पूरा क्या कर सकते हो, वहाँ पे स्कोर कर सकते हो, इसका पूरा यहाँ पे डिस्कशन देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैकेनिकल सिविल दोनों के लिए सिलेबस डिस्कस करूँगा, और सिलेबस डिस्कस करने के बाद में क्या करूँगा, पूरा अप्रोच डिस्कस करूँगा, एक एक सिंगल पॉइंट डिस्कस करूँगा, आपको क्या पढ़ना चाहिए या फिर क्या छोड़ना चाहिए। यहाँ पे स्टार्ट करेंगे सिलेबस से। तो अब देखोगे मैं जो सिलेबस यहाँ पे लिखा हूँ कंबाइंड मैकेनिकल सिविल लिखा हूँ, बाद में देखूंगा सिलेबस मैं मैकेनिकल वालों को क्या पढ़ना चाहिए, सिविल वालों को क्या पढ़ना चाहिए। जैसे स्टार्ट करेंगे स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, फिर स्ट्रेस एनालिसिस दैट इज मोर सर्कल, उसका थर्मल स्ट्रेस, शियर फोर्स एंड बेंडिंग डायग्राम, बेंडिंग स्ट्रेस इन द बीम्स, डिफ्लेक्शन ऑफ बीम्स, यहाँ देखोगे टॉर्सन ऑफ शाफ्ट, यूलर्स कॉलम, राइट, कंबाइंड स्ट्रेसेस, थिन सिलेंडर और थ्योरीज ऑफ फेलियर। अगर बात करूंगा सिविल को, तो सिविल वालों को ये नहीं पढ़ना चाहिए, थिन सिलेंडर सिविल वालों को नॉट फॉर सिविल इंजीनियरिंग, थिन सिलेंडर जो हो जाएगा ये सिविल इंजीनियरिंग को नहीं पढ़ना है सबसे, बाकी सभी चीज़ें सिविल इंजीनियरिंग को पढ़ना होगा। यहाँ पे थ्योरीज ऑफ फेलियर तक पूरा। अब स्टार्ट करेंगे सबसे पहले वाले यूनिट से। सबसे पहले वाले यूनिट में आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, सिलेबस की बात करेंगे, स्ट्रेस स्ट्रेन, बेसिक प्रिंसिपल स्ट्रेस। बेसिकली आउटलाइन इसलिए बना दे रहा हूँ सो दैट आपको क्या थोड़ा ईजी होगा। आपके लिए फॉर्मुला भी मैं यहाँ तक लिख दे रहा हूँ बोर्ड पे, सब चीज़ कर दूंगा, आपको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ उसको पढ़ना, उसके बेसिस पे एक दो क्वेश्चन बनाने पड़ेंगे बस। स्टार्ट करेंगे स्ट्रेस एंड स्ट्रेन से। देखते हैं यहाँ पे स्ट्रेस एंड स्ट्रेन में आपको सबसे पहले वाला जो पॉइंट पढ़ना होगा, नॉर्मल स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेस पढ़ना पड़ेगा, डायरेक्टली फॉर्मुला बेस्ड। नॉर्मल स्ट्रेस लोड अपॉन एरिया, शियर स्ट्रेस लोड अपॉन एरिया हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर टू प्लेन, ये पैरेलल टू प्लेन हो जाता है। सिर्फ इतना ही आपको पढ़ना होगा, फॉर्मुला वाइज पढ़ना होगा। दूसरा जो होगा स्ट्रेन होगा, स्ट्रेन में भी आपको टाइप्स ऑफ स्ट्रेन पढ़ना पड़ेगा। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन दैट इज चेंज इन लेंथ टू ओरिजिनल लेंथ, लैटरल स्ट्रेन चेंज इन डाया टू ओरिजिनल डाया, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन चेंज इन वॉल्यूम टू ओरिजिनल वॉल्यूम, पॉइजन्स रेशियो म्यू दैट इज लैटरल स्ट्रेन टू लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन आपको यहाँ पे पढ़ना चाहिए। उसके बाद अगर थर्ड पॉइंट अगर आप पढ़ोगे तो आपको हुक्स लॉ पढ़ना चाहिए, वो भी हुक्स लॉ में आपको इलॉन्गेशन का खाली फॉर्मुला पढ़ना है, वो भी इलॉन्गेशन ऑफ प्रिज्मेटिक बार ओनली। दैट मींस उस बार का, जिस बार का जो डाया होगा, जो क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट होगा, उस पर अगर आप लोड लगाते हो, वैसे कंडीशन में उसका क्या इलॉन्गेशन होगा, डेल्टा का फॉर्मुला बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ डेल्टा का फॉर्मुला जो होगा सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए होना चाहिए। अगर बार मान लो सीरीज में या फिर पैरेलल में है तो क्या फॉर्मुला होगा सीरीज वाले कॉम्बिनेशन के लिए, या फिर क्या फॉर्मुला होगा पैरेलल वाले कॉम्बिनेशन के लिए, या फिर दोनों का एडिशन हो जाता है या सब्सट्रैक्शन हो जाता है, वैसा आप इसको याद करके रखोगे, या वैसे केस में आप इसको प्रिपेयर कर रखोगे। नेक्स्ट पॉइंट जो होगा आपके पास वो होगा इलास्टिक कांस्टेंट हो जाएगा, फोर्थ वाला पॉइंट, जहां पे इलास्टिक कांस्टेंट में ई, के, जी और म्यू चारों को हम लोग पढ़ेंगे, जहां पे आपका ई यंग्स मॉडुलस, के आपको हो जाएगा राइट बल्क मॉडुलस, जी आपको हो जाएगा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी हो जाएगा, और यहाँ पे म्यू हो जाएगा पॉइजन्स रेशियो। उनका मतलब होगा व्हाट इज यंग्स मॉडुलस, नॉर्मल स्ट्रेस टू नॉर्मल स्ट्रेन, व्हाट इज मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी हो जाएगा, वो सी स्ट्रेस टू सी स्ट्रेन हो जाएगा, और के हो जाएगा नॉर्मल स्ट्रेस टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन यहाँ पे हो जाएगा। ये ऐसे आपको यहाँ पे फॉर्मुला वाइज याद रखना चाहिए, राइट। सभी का यूनिट भी ध्यान रखना है आपको, पास्कल में आएगा, मेगा पास्कल में आएगा। साथ ही साथ रिलेशन ऑफ द इलास्टिक कांस्टेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार गेट एग्जाम में आ जाता है, राइट। रिलेशन ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट ई इक्वल टू 2g 1 प्लस में ई इक्वल टू 3k 1 माइनस 2 में ई इक्वल टू 9k अपन 3k प्लस जी। फॉर्मुला में यूज कई बार ऐसा होता है कि ई का वैल्यू आपको गिवन है, म्यू का वैल्यू गिवन है, आपको जी का वैल्यू निकालना है, इस टाइप का प्रॉब्लम आता है। कई बार होता है ई का वैल्यू गिवन है, जी का वैल्यू गिवन है, आपको म्यू का निकालना है, तो सिर्फ फॉर्मुला यूज करना है, डेटा प्रॉब्लम आया होगा उसको पुट करना, आपका वैल्यूज वहां पे मिल जाएगा, इस टाइप से आपको प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे ट्राई एक्सियल स्ट्रेस सिस्टम देखेंगे। ट्राई एक्सियल स्ट्रेस सिस्टम मतलब ये है, अगर मान लो इस टाइप से सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, सिग्मा जेड, अगर तीनों डायरेक्शन में आपको लोड लगा हुआ है, स्ट्रेसेस लगा हुआ है, वैसे कंडीशन में आपको क्या निकालना चाहिए, स्ट्रेन निकालना चाहिए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ नॉर्मल स्ट्रेन इन द एक्स डायरेक्शन, सिग्मा एक्स बाई माइनस म्यू टाइम्स सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड बाई। अब देखो कि फॉर्मुला याद रखना बहुत ही आसान है। कैसे, आप अगर एक्स का निकाल रहे हो तो एक्स बाई ई हो जाएगा, वाई का निकाल रहे हो वाई बाई ई हो जाएगा, जेड का निकाल रहे हो जेड बाई ई हो जाएगा, माइनस ऑफ म्यू टाइम्स, राइट, एक्स निकाल रहे हो तो एक्स को छोड़ के बाकी दो, वाई और जेड, वाई निकाल रहे हो तो वाई को छोड़ के बाकी दोनों जेड, एक्स और जेड हो जाएगा, जेड निकाल रहे हो जेड को छोड़ के बाकी दो, दैट इज एक्स और वाई डिवाइडेड बाई ई कर देना है। फॉर्मुला आपको याद रखना है, यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा फॉर्मुला होता है, ट्राइक्सियल लोडिंग कर सकते हो। साथ ही साथ ट्राइक्सियल लोडिंग में व्हाट इज द वैल्यू ऑफ
वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इन केस ऑफ ट्राइक्सियल लोडिंग। अगर ट्राइक्सियल लोडिंग देख रहे हो तो वहां पे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होगा, दैट इज चेंज इन वॉल्यूम टू ओरिजिनल वॉल्यूम सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड डिवाइडेड बाई ई मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस 2 म्यू। ये सीधा फॉर्मूला आता है गेट एग्जाम में, चाहे वो मैकेनिकल हो चाहे सिविल हो, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, डायरेक्टली फॉर्मूला आपको याद रखना चाहिए। इस फॉर्मूले के बेसिस पे आप गेट एग्जाम की प्रॉब्लम्स को बना सकते हो, ट्राई कर सकते हो और आराम से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। बिकॉज आपके पास टाइम बहुत कम है, आप 2 ढाई या 3 दिन में प्रिपेयर करने वाले हो, तो आपको ना इसी वे में मैं आपको हेल्प कर रहा हूँ कि मैं सोच रहा हूँ कि पूरा एक आउटलाइन पूरा 100% बना दूं, कैसे आपको जाना है, कैसे प्रॉब्लम प्रैक्टिस करना है। इन सभी फॉर्मूले बेसिस पे आपको गेट एग्जाम के प्रीवियस गेट एग्जाम के खाली क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करना है, एक दो प्रैक्टिस करके आप आगे बढ़ सकते हो, राइट। नेक्स्ट होगा 6th वाला टॉपिक होगा यहाँ पे थर्मल स्ट्रेस। यहाँ पे देखेंगे थर्मल स्ट्रेस में भी आपके पास 2-3 कंडीशन होगा, उसी को खाली पढ़ना है, ज्यादा नहीं पढ़ना है आपको। पहला कंडीशन होगा फ्री एक्सपांशन। फ्री एक्सपांशन मतलब होता है जहाँ पे कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं होगा, ये आराम से क्या कर सकता है, आगे की तरफ एक्सटेंड कर सकता है, ये पोर्शन हीट के कारण बढ़ सकता है थोड़ा सा। वैसे कंडीशन में देयर विल बी नो स्ट्रेस, कोई भी स्ट्रेस नहीं आना, जीरो स्ट्रेस विल बी देयर। दूसरा आता है फुल्ली रिस्ट्रिक्टेड केस आता है, जैसे दोनों साइड क्या किया हुआ, फिक्स किया हुआ है, इस मेटल का प्रॉपर्टी ई इसका यंग्स मॉडुलस है, इस मेटल का प्रॉपर्टी अल्फा उसका थर्मल एक्सपांशन है, डेल्टा टी जो होगा चेंज इन द टेंपरेचर का, टेंपरेचर चेंज हो गया है। वैसे कंडीशन में थर्मल स्ट्रेस का फॉर्मूला आपको डायरेक्टली याद रखना है, ई अल्फा इंटू डेल्टा टी। 10 बार पूछा गेट एग्जाम में, हमेशा ये पूछता है, या तो ये वाला केस आज तक पूछा गेट एग्जाम में, या तो ये वाला केस पूछा है, या तो आंसर 0 होगा या तो आंसर होगा ई अल्फा डेल्टा टी होगा, या तो डायरेक्टली ई अल्फा डेल्टा टी पूछता है, या फिर ई का वैल्यू दे देता है, अल्फा का वैल्यू दे देता है और डेल्टा टी का वैल्यू भी गेट एग्जाम में दे देता है, आपको पुट करना है और फिर थर्मल स्ट्रेस के वैल्यू को निकालना है इन टर्म्स ऑफ मेगापास्कल। आगे देखेंगे थर्ड वाला केस देखते हैं, इसका पार्शियली रेस्ट्रिक्टेड केस अगर देखेंगे तो यहाँ पे देखो ये सपोर्ट जो है ना थोड़े गैप के बाद है, डेल्टा गैप के बाद है। वैसे कंडीशन में ई जो यंग्स मॉडुलस अल्फा कोएफिशिएंट थर्मल एक्सपांशन, डेल्टा टी चेंज इन टेंपरेचर। वैसे केस में थर्मल स्ट्रेस का फॉर्मूला अगर देखेंगे तो आपके पास हो जाएगा एल अल्फा डेल्टा टी माइनस डेल्टा, ये डेल्टा दैट इज गैप हो जाएगा, एल इज द लेंथ वहां पे है, डिवाइड बाय एल मल्टीप्लाइड बाय यंग्स मॉडुलस, यहाँ से थर्मल स्ट्रेस का फॉर्मूला आ जाएगा। इतने केसेस आपको पढ़ना, और इनफैक्ट ये भी गेट एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगा, लेकिन आप डायरेक्टली फॉर्मूला चाहो तो याद रख सकते हो। मोस्टली जो प्रॉब्लम आएगा थर्मल स्ट्रेस का या तो फर्स्ट वाले केस से या तो सेकंड वाले केस से आएगा। तो आप देखो कि मैंने पहले वाले चैप्टर का स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, पहले वाले चैप्टर का मैंने क्या किया, आपको एक आउटलाइन बता दिया है, एकदम एक प्रॉपर वे में आपको बता दिया हूं कि इस वे में आपको पढ़ना चाहिए, इतना ही पढ़ना चाहिए, इससे बहुत ज्यादा आपको नहीं पढ़ना चाहिए। जो प्रॉब्लम आना होगा इतने से आ जाएगा पहले वाले चैप्टर से, आप आराम से उसको बना पाओगे। तो आपके लिए ना चीजें थोड़ी आसान हो गई कि आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा कि क्या पढ़ना है या फिर क्या छोड़ना है। एक्जैक्टली आप इतना ही पढ़िए पहले वाले चैप्टर से, इतने पे कुछ क्वेश्चंस को बनाइए, प्रैक्टिस करिए, आप पहले वाले चैप्टर से आराम से स्कोर कर पाएंगे। देखते हैं दूसरे वाले चैप्टर में क्या पढ़ना चाहिए। देखते हैं सेकंड वाले चैप्टर में कैसा होगा, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन एनालिसिस, दैट इज मोहर सर्कल में क्या आपको पढ़ना चाहिए। बेसिकली सबसे पहले तो आपको सिर्फ 2D पढ़ना चाहिए, दैट इज बाई एक्सियल स्ट्रेस सिस्टम आपको पढ़ना चाहिए, जहां पे देखो कोई भी स्ट्रेस्ड एलिमेंट अगर इस टाइप का होता है 2D स्ट्रेस एलिमेंट, जहां पे सिग्मा एक्स सिग्मा वाई और टाउ एक्स वाई यहाँ पे होगा। वैसे कंडीशन में आपको बेसिकली ना प्रिंसिपल स्ट्रेसेस के बारे में पढ़ना चाहिए, दैट इज सिग्मा 1 सिग्मा 2 मेजर और माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, और साथ साथ टाउ मैक्स दैट इज मैक्सिमम स्ट्रेस के बारे में पढ़ना चाहिए। अगर मान लो आप मोहर सर्कल बनाते हो तो आपको थोड़ा सा मोहर सर्कल बनाना सीखना चाहिए, अगर नहीं भी सीख पाते हो तो बहुत ज्यादा लोड नहीं है, बिकॉज जो क्वेश्चन आते हैं काफी ईजी आते हैं, वो फॉर्मुला बेस्ड भी बन सकता चाहो तो। यहाँ देखो इस टाइप से मोहर सर्कल बन गया, जहाँ पे ये सिग्मा 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, सिग्मा 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज द सेंटर ऑफ मोहर सर्कल, दिस इज द रेडियस ऑफ मोहर सर्कल, एंड दिस इज द टाउ मैक्स, मैक्सिमम स्ट्रेस जो कि रेडियस के इक्वली होता है, राइट। यहाँ पे मैं शो कर दिया हूँ टाउ मैक्स इक्वल टू रेडियस। अब यहाँ पे देखो आर जो रेडियस ऑफ मोहर सर्कल है, सी जो है सेंटर और कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर का कोऑर्डिनेट है सी, तो टाउ मैक्स जो होता है या फिर जो रेडियस होता है उसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा टू का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स का होल स्क्वायर। फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको फॉर्मूला को एकदम ध्यान से पढ़ना चाहिए, गेट एग्जाम के लिए याद रखना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, क्वेश्चन बना सकते हो। अगला सेंटर कोऑर्डिनेट अगर देखेंगे यहाँ पे, तो सेंटर का जो कोऑर्डिनेट है वो होता है सिर्फ सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 कॉमा 0, यानी सेंटर जो होता है वो हमेशा एक्स एक्सिस पर लाई करता है, इस चीज को ध्यान देना है। सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 और कॉमा कितना होगा 0 हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा। साथ ही साथ सिग्मा 1 का दैट इज मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस और माइनस प्रिंसिपल स्ट्रेस का फॉर्मूला आपको याद रखना चाहिए, बेसिक डायरेक्टली आप फॉर्मूला गेट एग्जाम में याद रख सकते हो। और मैं जितना भी फॉर्मूला आपको बताया हूँ सभी के पीछे साइन कन्वेंशन भी आपको फॉलो करना है। साइन कन्वेंशन क्या देखो यहाँ पे, साइन कन्वेंशन ऐसा है कि अगर आपके पास नॉर्मल स्ट्रेस है सिग्मा एक्स या फिर सिग्मा वाई है, अगर नॉर्मल स्ट्रेस है, वैसे कंडीशन में अगर दोनों टेंसाइल होगा तो पॉजिटिव, कंप्रेसिव हुआ तो नेगेटिव लेना है। साथ ही साथ अगर आपके पास टाउ एक्स वाई है, देखो टाउ एक्स वाई अगर मान लो ऐसा है, सी स्ट्रेस है, वैसे कंडीशन में डायरेक्शन देखना है, सेंटर के अबाउट वो कौन सी डायरेक्शन में घूम रहा है, क्लॉकवाइज अगर घूम रहा है तो पॉजिटिव हो जाएगा, और सेंटर के अबाउट काउंटर क्लॉकवाइज घूम रहा है तो कैसे नेगेटिव। तो ये साइन कन्वेंशन लेके सभी जगह आपको क्या करना पड़ेगा, पुट करना पड़ेगा कि क्या आपको प्लस लेना है, क्या आपको माइनस लेना है, चाहे वो सिग्मा एक्स हो, चाहे सिग्मा वाई हो, चाहे वो टाउ एक्स वाई हो। तो देखो दूसरे वाले चैप्टर में मोहर सर्कल में आपको सिर्फ इतना ही पढ़ना है, इतना पढ़ने से क्वेश्चन ऑलमोस्ट बन जाता है गेट एग्जाम में, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आता है, आप उसको आराम से बना लोगे। देखते हैं थर्ड चैप्टर को यहाँ पे, जो कि शियर फोर्स और बेंडिंग डायग्राम होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा गेट एग्जाम के लिए, चाहे वो मैकेनिकल या फिर सिविल हो। तो इसमें आपको जो पढ़ना है सबसे पहले तो टाइप्स ऑफ बीम देख लेते हैं। सिंपली सपोर्टेड बीम, राइट, दो साइड पे यहाँ पे रिएक्शन निकालना पड़ता है। कैंटिलीवर बीम, रिएक्शन निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, यहाँ पे ओवरहैंगिंग बीम दो या दो से ज्यादा निकालना पड़ता है रिएक्शन। और बीम विथ इंटरनल हिंज आपको पढ़ना है, पहली बात तो इतना। उसमें लोडिंग जो पढ़ना है आपको वो पॉइंट लोड और
यूडीएल दैट इज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड आपको पढ़ना पड़ेगा। अब देखते हैं थर्ड, सपोर्ट डायरेक्शन आपको कैसे निकालना है। समेशन ऑफ फोर्स इन वाई डायरेक्शन इज इक्वल टू 0 और समेशन मोमेंट अपॉन पॉइंट इक्वल टू 0, इन दोनों को यूज करना है, सपोर्ट डायरेक्शन आपको निकालना है। अगला देखेंगे शियर फोर्स, आपको शियर फोर्स कैसे फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट वन इज द शियर फोर्स, आपको शियर फोर्स कैसे फाइंड आउट करना होगा। मान लो कोई भी बीम है, बीम के या तो लेफ्ट साइड बीम के या तो राइट साइड पे जो भी लोड लगा हुआ होगा उनका अलजेब्रिक सम आपको सिर्फ लेना है, इधर ऑन लेफ्ट साइड और ऑन द राइट साइड ऑफ द सेक्शन, राइट। और साइन कन्वेंशन आपको जो फॉलो करना होगा वो इस टाइप को, अगर आप बीम के लेफ्ट साइड पे हो, मान लो ये सेक्शन जो आप ले रहे हो पर्टिकुलर सेक्शन के, अगर आप लेफ्ट साइड पे हो तो अपवर्ड फोर्स पॉजिटिव, डाउनवर्ड फोर्स नेगेटिव हो जाएगा। अगर आप राइट साइड पे उस सेक्शन के, ये जो सेक्शन में लिया हूं उसके अगर आप राइट साइड पे हो तो अपवर्ड जो होगा वो नेगेटिव हो जाएगा और डाउनवर्ड जो हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। साइन कन्वेंशन लेते हुए सिर्फ समेशन कर देना है, दोनों को ऐड कर देना है, दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो आपका आ जाएगा शियर फोर्स आ जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट हाउ टू कैलकुलेट बेंडिंग मोमेंट। बेंडिंग मोमेंट कैसे कैलकुलेट करना है, तो बेंडिंग मोमेंट के लिए भी सेम है। अगर किसी पर्टिकुलर सेक्शन पे अगर आप मान लो लेफ्ट साइड पे हो या फिर राइट साइड पे हो तो जितना भी मोमेंट होगा लोड का उन सभी का समेशन आपको करना है, बट आपको साइन कन्वेंशन ध्यान रखना है। साइन कन्वेंशन क्या ध्यान रखना है, अगर मान लो किसी सेक्शन के पर्टिकुलर, मान लो मैं यहाँ पे सेक्शन लिया एक्स सेक्शन, उसके अगर आप लेफ्ट साइड पे हो तो कोई भी लोड अगर लेफ्ट साइड पे है तो उस सेक्शन के अबाउट उस पॉइंट को उसका मोमेंट कैसा आ रहा है, जैसे आप देखो क्लॉकवाइज आ रहा है तो उसको आप पॉजिटिव हो सकते हो। लेकिन अगर मान लो अगर आप बीम किसी सेक्शन के राइट साइड पे अगर हो, अगर मान लो कोई लोड लगा हुआ है, उस लोड का उस पॉइंट के अबाउट सेक्शन के अबाउट जो मोमेंट है वो कैसा आ रहा है बताना, राइट। काउंटर यहाँ पे इस टाइप से आ रहा है, दैट इज काउंटर क्लॉकवाइज आ रहा है, तो ये वाला कंडीशन जो होगा ये भी कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो अगर मान लो आप सेक्शन के लेफ्ट साइड पे हो तो क्लॉकवाइज पॉजिटिव, काउंटर क्लॉकवाइज नेगेटिव। लेकिन आप सेक्शन के अगर राइट साइड पे हो तो आपका जो काउंटर क्लॉकवाइज है वो पॉजिटिव और जो क्लॉकवाइज हो जाएगा वो कैसे हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, राइट। सैगिंग होगी उनको पढ़ना नहीं है, वो सब इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू के लिए होता है। गेट एग्जाम के लिए इतना ही काफी हो जाएगा आपका कि आप क्लॉकवाइज काउंटर क्लॉकवाइज देख लोगे लेफ्ट और राइट से क्या होने वाला है, राइट। आगे देखेंगे तो इस टाइप से आपको निकालना है। तो इस वाले सेक्शन बेंडिंग मोमेंट निकालना चाहते हो तो R1 मल्टीप्लाइड बाई A जो कि क्लॉकवाइज होगा तो पॉजिटिव, और F1 मल्टीप्लाइड B जो कि काउंटर क्लॉकवाइज होगा तो कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया। उस सेक्शन पे आप निकाल सकते हो, बेंडिंग मोमेंट निकाल सकते हो। तो आपको ना बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स निकालने आना चाहिए। साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रॉब्लम आता है गेट एग्जामिनेशन वो आता है फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ बेंडिंग मोमेंट। मैक्सिमम वैल्यू बेंडिंग मोमेंट बार बार निकालने के लिए आता है गेट एग्जाम में, राइट। तो इसके लिए मैंने एक वीडियो भी बना दिया है गेट यूट्यूब पे, तो आप देखो, राइट, सी माई वीडियो ऑन गेट अकेडमी यूट्यूब चैनल। गेट अकेडमी यूट्यूब चैनल देख सकते हो, सीधे सब सर्च करो यूट्यूब चैनल पे हाउ टू फाइंड मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इन शियर फोर्स एंड बेंडिंग डायग्राम। जैसे ही आप यूट्यूब पे डालोगे सर्च करोगे आपको गेट अकेडमी चैनल पे मिल जाएगा वीडियो, आप उसको देख सकते हो कैसे आपको मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालना चाहिए। तो इस टाइप से आप क्या करोगे, शियर फोर्स बेंडिंग डायग्राम को इजी वे में कवर कर लोगे। कुछ क्वेश्चंस को बनाना है, सिर्फ इतना ही पढ़ना है, आराम से आप क्वेश्चन को वहां पे बना सकते हो। देखते हैं नेक्स्ट जो होगा वो बेंडिंग स्ट्रेस इन बीम्स होगा। मान लो अगर आपके पास कोई बीम है, लोड लगने के कारण अगर वो बेंड हो रहा है तो देखो ये उसका न्यूट्रल लेयर हो जाएगा यहाँ पे, राइट। तो ये उसका न्यूट्रल लेयर हो जाएगा। इस बीम का अगर यहाँ पे क्रॉस सेक्शन बना हुआ है तो ये भी यहाँ पे न्यूट्रल लेयर या फिर न्यूट्रल एक्सिस यहाँ पे इस टाइप का शो कर रहा है और यहाँ पे सेंट्रोइड्स होकर जाता है। ये भी यहाँ पे देखोगे इस टाइप से ये उसका न्यूट्रल लेयर यहाँ पे शो कर रहा है। तो बेसिकली अगर मान लो ऐसे बेंड होता है तो ये वाला पोर्शन कॉनकेव है जिसमें कंप्रेशन स्ट्रेस कंप्रेसिव स्ट्रेस आता है, और ये वाला कॉन्वेक्स वाला उसमें टेंशन होता है या फिर टेंसाइल स्ट्रेस वहाँ पे आ जाएगा। तो बेंडिंग स्ट्रेस जो होता है बेसिकली इससे नॉर्मल स्ट्रेस, इसलिए सिग्मा बेंडिंग जो होगा नॉर्मल स्ट्रेस होगा, या तो टेंशन हो सकता है या तो कंप्रेशन हो सकता है। टेंसाइल हो तो पॉजिटिव, कंप्रेशन हो तो नेगेटिव हो जाएगा। इस टाइप को ध्यान देना, जिस तरफ कॉनकेव होगा, जिस तरफ ऐसे बेंड होगा, राइट, जिस तरफ ऐसे बेंड होगा कॉनकेव होगा तो इस तरफ हो जाएगा कंप्रेशन, कॉन्वेक्स वाली साइड में कैसा होता है, टेंशन हो जाता है यहाँ पे। अब आगे देखेंगे ये जो क्रॉस सेक्शन है, इस क्रॉस सेक्शन को थोड़ा सा बड़े फॉर्म में बना दिया हूँ, यहाँ पे बिग व्यू बना दिया हूँ। देखोगे राइट, सेंट्रोइड से होकर आपके पास न्यूट्रल लेयर जा रहा है जिसको मैं न्यूट्रल एक्सिस बोलता हूँ, एनए बोलता हूँ। यहाँ पे आप देखोगे ये वाला जो लेयर है सबसे टॉप वाला लेयर हो जाएगा टॉप मोस्ट लेयर। ये कोई दूसरा लेयर हो सकता है और भी कोई लेयर हो सकता है, तो बहुत सारे लेयर हो सकते हैं यहाँ पे बीम में। और किसी भी लेयर का डिस्टेंस जो होता है लोकेशन को वाई से मेजर करते हैं, यानी यहाँ पे वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। न्यूट्रल लेयर पे हमेशा वाई का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। और सबसे टॉप मोस्ट लेयर पे या फिर सबसे बॉटम मोस्ट लेयर पे वाई का वैल्यू कैसा हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है। आपको बेंडिंग इक्वेशन पता होना चाहिए। बेंडिंग इक्वेशन बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, कोई डेरिवेशन आपको नहीं पढ़ना, आपको सीधा बेंडिंग इक्वेशन याद होना चाहिए। सिग्मा बाई वाई इज इक्वल टू एम बाई आई इक्वल टू ई बाई आर होता है। और वैसे भी ये थर्ड वाले का कोई यूज नहीं होता, नो यूज। आपको जो यूज करना है उससे पहले वाले दो फ्रैक्शन, राइट, दो टर्म का यूज करना है। सिग्मा बाई वाई इज इक्वल टू एम बाई आई को यूज करना है। यहाँ से अगर आप निकालते हो सिग्मा निकालते हो, सिग्मा बेंडिंग इक्वल टू एम बाई आई मल्टीप्लाइड बाई वाई आ जाएगा यहाँ पे, जहाँ पे बेंडिंग स्ट्रेस होता है। लेकिन अगर आपको मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस निकालना है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम गेट एग्जाम में ये निकालना है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस। तो मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस में आपको जो होगा ये एम और वाई आई वैसे ही रहेगा, लेकिन आपको फर्क यहाँ पे आ जाएगा कि आपको अगर मैक्सिमम निकालना है तो बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू जो होगा एम इज द बेंडिंग मोमेंट थ्रू, राइट। तो आपको जो बीम पे जो बेंडिंग मोमेंट आना चाहिए वो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आपको फाइंड आउट करना है, उसको यहाँ पे रखना है। और वाई का वैल्यू भी आपको मैक्सिमम रखना है। और आई जो होगा एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द न्यूट्रल एक्सिस हो जाएगा। मैं एग्जांपल देके दिखा रहा हूँ। जैसे मान लो आपको एक रेक्टेंगुलर सेक्शन है जिसका विड्थ b है, हाइट h है, तो इसका आई का वैल्यू जो होगा अबाउट न्यूट्रल एक्सिस विल बी bh क्यूब बाई 12 यहाँ पे आ जाएगा। और वाई मैक्सिमम जो आना है यहाँ पे, दिस इज द वैल्यू ऑफ वाई मैक्सिमम। तो ये वाला वैल्यू आपके पास वाई मैक्सिमम हो जाएगा सबसे टॉप मोस्ट लेयर बॉटम मोस्ट लेयर के लिए, जिसका वैल्यू h बाई 2 आ जाएगा। वैसे आप देखोगे स्क्वायर के लिए आई का
वैल्यू हो जाएगा a/4/12, a इज द लेंथ ऑफ द साइड, और y मैक्स हो जाएगा a/2। सर्कल के देखोगे, सर्कुलर सेक्शन देखोगे तो आपका i π/64 डायरेक्ट 4 हो जाएगा और y मैक्स का वैल्यू हो जाएगा d/2। जनरली अगर गेट एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूं तो गेट एग्जाम में सिर्फ आ सकता है या तो रेक्टेंगल आ सकता है, या तो स्क्वायर आ सकता है, तो सर्कल आ सकता है, उससे ज़्यादा डिफिकल्ट सेक्शन नहीं आता है गेट एग्जामिनेशन में। तो अगर आप इतना पढ़ते हो अगर बेंडिंग ऑफ बीम्स में, तो बेंडिंग ऑफ बीम्स में आप मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट या फिर बेंडिंग मोमेंट कहीं पे भी निकाल सकते हो, किसी भी लेयर पे निकाल सकते हो। तो बहुत ही सिंपल हो जाएगा, बेंडिंग ऑफ बीम्स इस टाइप से कवर कर सकते हो। शियर स्ट्रेस इन बीम्स को बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसका इंपॉर्टेंस गेट एग्जाम के लिए उतना ज़्यादा नहीं है, बहुत ही कम क्वेश्चन आने का चांस है, ना के बराबर। देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज डिफ्लेक्शन ऑफ बीम्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिविल और मैकेनिकल दोनों के लिए। यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले आपको तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद होने, सबसे पहले दोनों का, स्लोप का भी और डिफ्लेक्शन का भी। जैसे आप देखोगे जनरली बहुत सारे केसेस का दिया रहता है किसी भी बुक पे, बट आपको पूरे नहीं पढ़ना, आपको जो पढ़ना है सेलेक्टिव पढ़ना है, जिसमें से आपको कैंटिलीवर बीम के 2 केस पढ़ने, जिसमें एक पॉइंट लगता होगा फ्री एंड पे, दूसरा यूडी लगा होगा। दोनों का आपको क्या निकालना है, थीटा मैक्सिमम डेल्टा मैक्सिमम, यानी स्लोप मैक्सिमम डिफ्लेक्शन मैक्सिमम निकालना है, यानी दोनों को सिर्फ याद रखना है। डायरेक्ट फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, किसी भी बुक से आप फॉर्मूला देख सकते हो, चार्ट बना सकते हो, चारों का फॉर्मूला आप याद रख सकते हो। राइट, ये हो जाएगा आपका सिंपली सपोर्टेड बीम, सेंटर में पॉइंट लग रहा है उसके लिए, और ये हो जा रहा है सिंपली सपोर्टेड बीम, थ्रू आउट क्या लग रहा है, यूडी लग रहा है उसके लिए। चारों का थीटा मैक्सिमम डेल्टा मैक्सिमम मैक्सिमम स्लोप मैक्सिमम आप याद रख सकते हो। पहला तरीका ये हो गया। दूसरा होगा आपका मोमेंट एरिया मेथड। कई बार ऐसा होता है कुछ क्वेश्चन जो डायरेक्ट फॉर्मूले से नहीं बनता है, वैसे केस में आप क्या करोगे, डायरेक्ट फॉर्मूले से अगर नहीं बना पा रहे हो तो उस कंडीशन में ना आपको ना गेट एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा मेथड पढ़ना नहीं है, आपको जो पढ़ना है सिर्फ 1 या 2 मेथड ही पढ़ना है। जैसे मोमेंट एरिया मेथड आपको पढ़ना है, तो आप मोमेंट मेथड के लिए क्या कर सकते हो कि मैं यहाँ पे कोई फॉर्मूला लिख कर नहीं दे रहा हूँ, बिकॉज वहाँ पे उसका फॉर्मूला नहीं होता है, वहाँ पे मेथड होता है कैसे आप निकाल सकते हो स्लोप और डिफ्लेक्शन। उसके लिए क्या आप मेरे वीडियो देख सकते हो यूट्यूब चैनल पे, गेट अकेडमी यूट्यूब चैनल पर वीडियो देख सकते हो, सर्च कर सकते हो डिफ्लेक्शन ऑफ बीम्स बाय मोमेंट एरिया मेथड। आप सर्च करोगे तो गेट अकेडमी यूट्यूब चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगा, आप उस वीडियो में देख सकते हो, छोटा सा वीडियो आप उसमें देख सकते हो कि कैसे आपको मोमेंट एरिया मेथड से डिफ्लेक्शन को फाइंड आउट करना चाहिए। अगला देखेंगे नेक्स्ट मेथड, कास्टिक लाइन मेथड देखेंगे। कास्टिक लाइन कई बार ऐसा होता है कि डायरेक्ट फॉर्मूला से क्वेश्चन नहीं बनता है, कई बार ऐसा होता है कि मोमेंट एरिया मेथड से भी क्वेश्चन नहीं बनता, तो वो वाला प्रॉब्लम किसे बनाना पड़ता है, कास्टिक लाइन मेथड तक बनाना पड़ता है। तो आप गेट अकेडमी यूट्यूब चैनल पर फाइंड आउट कर सकते हो, डिफ्लेक्शन बाय कास्टिक लाइन मेथड आप फाइंड आउट करोगे तो मेरे वीडियो आपको मिल जाएगा, वहाँ पे छोटा सा वीडियो देख लोगे कैसे लगाना चाहिए कास्टिक लाइन मेथड, कैसे निकालना चाहिए स्लोप और डिफ्लेक्शन कैसे निकालना चाहिए, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। अगला देखेंगे नेक्स्ट सुपरपोजिशन मेथड। ये 3 ही पढ़ना है आपको, डायरेक्ट फॉर्मूला या तो पढ़ना है, या तो मोमेंट एरिया मेथड और राइट और कास्टिक लाइन मेथड पढ़ना है, साथ ही साथ आपको लास्ट पढ़ना है सुपरपोजिशन मेथड आपको पढ़ना है। हाउ टू अप्लाई सुपरपोजिशन, कैसे आप सुपरपोजिशन मेथड अप्लाई कर सकते हो, उसके लिए भी आप डायरेक्टली गेट अकेडमी चैनल पे क्या कर सकते हो, वीडियो देख सकते हो। डिफ्लेक्शन ऑफ बीम्स प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम का, तो मैं जो बताया हूँ आपको प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम, वहाँ पे मैं सुपरपोजिशन मेथड वहाँ पे समझाया हूँ, राइट। बट टॉपिक का नाम मैंने सुपरपोजिशन मेथड नहीं रखा है, टॉपिक नाम मैंने रखा है प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम या डिफ्लेक्शन ऑफ बीम ऑफ प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम रखा है, बट उसमें मैंने सुपरपोजिशन मेथड को समझाया है कैसे अप्लाई करते हैं सुपरपोजिशन मेथड। अगर आप ये सिर्फ 3 मेथड पढ़ लेते हो, सुपरपोजिशन, कास्टिक लाइन पढ़ लेते हो, मोमेंट एरिया मेथड पढ़ लेते हो, डायरेक्ट फॉर्मूला पढ़ लेते हो, तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं जो आपसे नहीं बनेगा। ऑलमोस्ट आप किसी भी क्वेश्चन को बना लोगे, चाहे आप सिविल वाले स्टूडेंट हो चाहे आप मैकेनिकल स्टूडेंट हो, तो बहुत ही सिंपल 2-4 क्वेश्चन को बनाइए गेट एग्जाम के क्वेश्चन को, तो ये आपका डिफ्लेक्शन भी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पूरा कवर हो जाएगा गेट एग्जाम के लिए। अगला देखेंगे टॉर्सन ऑफ शाफ्ट। तो टॉर्सन ऑफ शाफ्ट में आपको सिर्फ टॉर्सन फॉर्मूला पढ़ना है, T/J τ/r G∞L, कोई भी डायरेक्शन वगैरह कुछ नहीं पढ़ना, डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है आपको। यहाँ से पहले वाले 2 टर्म का यूज करते हैं T/J τ/r, तो यहाँ से टाउ निकाल सकते हैं, दैट इज द वैल्यू ऑफ शियर स्ट्रेस, कितना शियर स्ट्रेस इंड्यूस हो रहा है या डेवलप हो रहा है उस शाफ्ट में, आप ये निकाल सकते हो। और आपको मैक्सिमम जनरली जो गेट एग्जाम में निकालने के लिए बोलता है वो निकालने बोलता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जो होता है वो किसी भी शाफ्ट के सरफेस पे लाई करता है, जहाँ पे स्मॉल आर किसके इक्वल हो जाता है, कैपिटल आर हो जाता है। स्मॉल आर जो होता है एनी रेडियल डिस्टेंस, कैपिटल आर जो होता है वो होता है रेडियस ऑफ शाफ्ट हो जाता है वहाँ पे। तो वैसे कंडीशन स्मॉल आर के बदले अगर कैपिटल आर आप पुट करते हो तो वैसे कंडीशन आपको τx मिल जाएगा, दैट इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ शियर स्ट्रेस आपको मिल जाएगा। मैक्सिमम टाइम तो यही पूछता है आपसे गेट एग्जाम में, आपको याद रहना चाहिए। उसके अलावा यहाँ से आप चाहो तो इस वाले फॉर्मूले से अगर आप मान लो फर्स्ट और थर्ड वाले को यूज करते हो, फर्स्ट और थर्ड वाले को यूज करते हो, तो यहाँ से आप थीटा का वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हो। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा, तो यहाँ से आप थीटा का वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे, इंड्यूस वैल्यू ऑफ थीटा, या फिर थीटा मैक्स आप फाइंड आउट कर लोगे, आप चाहो तो थीटा मैक्स यहाँ से फाइंड आउट कर लोगे, जस्ट लाइक टाउ मैक्स। उसके बाद क्या होता है जनरली सेकंड वाला टाइप का प्रॉब्लम जो आएगा क्वेश्चन बेस्ड ऑन द डिजाइन ऑफ द शाफ्ट। डिजाइन ऑफ द शाफ्ट मतलब होता है कि टाउ परमिसिबल यानी शियर स्ट्रेस परमिसिबल का वैल्यू प्रॉब्लम में दिया होता है, दिस वैल्यू इज गिवन, ये वैल्यू आपको गिवन रहता है। तो आपको प्रॉब्लम कैसे बनाना होता है, टाउ मैक्स आपको निकालना होता है इस वाले फॉर्मूले से। इस वाले फॉर्मूले से आप टाउ मैक्स को फाइंड आउट करो और उसको क्या करो, टाउ परमिसिबल के साथ इक्वेट कर दो खाली। मैं यहाँ पे लेस देन इक्वल टू का साइन लिया हूँ, बट आप चाहो तो गेट एग्जाम में एक्जैक्टली इक्वल टू का साइन लेकर भी बना सकते हो, दैट इज नॉट ए प्रॉब्लम। वहां से आपको क्या जो भी रेडियस है डाया निकालने के लिए बोलेगा, वहां से गेट एग्जाम में आप निकाल सकते हो। अगला थीटा मैक्सिमम लेस देन थीटा परमिसिबल, तो थीटा परमिसिबल का वैल्यू ये RHS में जो दिया है वो आपको गिवन होगा गेट एग्जाम में, और थीटा मैक्स का फॉर्मूला जो है
थीटा मैक्स आप यहाँ से निकाल सकते हो इस वाले फॉर्मूले से, फर्स्ट और लास्ट वाले से, दोनों को आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। मैं लेस देन इक्वल टू कोसाइन डाल रहा हूँ, आप चाहते हो एक्जेक्टली इक्वल टू कोसाइन गेट एग्जाम में यूज कर सकते हो, और वहाँ से जो भी वैल्यू आपको फाइंड आउट करने के लिए बोलेगा उस इक्वेशन में एक ही अननोन होगा, आप उसको फाइंड आउट कर सकते हो, बहुत ईजी होता है। नेक्स्ट, सीरीज इन पैरेलल ऑफ द शाफ्ट, शाफ्ट का जो सीरीज इन पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा उसमें कैसे आपको फॉर्मूला निकालना है, सी स्ट्रेस का क्या फॉर्मूला होगा वो दिया हुआ होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला किसी बुक से आप पढ़ सकते हैं और सीधा उसको सॉल्व कर सकते हैं। अगला देखेंगे यूलर्स कॉलम या फिर लॉन्ग कॉलम देखेंगे। कॉलम शॉर्ट कॉलम भी होता है, मीडियम कॉलम भी होता है, लॉन्ग कॉलम होता है, तो आपको दो नहीं पढ़ना, सिर्फ एक ही पढ़ना है, दैट इज लॉन्ग कॉलम या फिर यूलर्स कॉलम आपको पढ़ना है। उसमें सबसे पहले जो होगा क्रिपलिंग लोड या जिसको क्रिटिकल लोड बोलते हैं उसका आपको डायरेक्ट फॉर्मूला पढ़ना है, पाई स्क्वायर EI डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर, कोई भी डेरिवेशन आपको नहीं पढ़ना बिकॉज आप कम टाइम में पढ़ रहे हो, राइट। और यहाँ पे क्रिटिकल लोड में ये एल जो होगा दैट इज द नोन एज इफेक्टिव लेंथ, आई जो होगा, राइट, एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और यहाँ पे ई जो होगा आपको यंग्स मॉडुलस हो गया है। अब देखो आपके डिफरेंट चार केसेस होगा, पहले जहाँ पे होगा दो साइड जो है दोनों एंड कैसा हिंज किया हुआ है, इस वाले में एक हिंज किया एक फिक्स किया हुआ है, यहाँ दोनों फिक्स किया हुआ है, और इस वाले में देखोगे एक फिक्स किया हुआ है और दूसरा कैसा है फ्री है। चारों ही केस के लिए आपको ना सिर्फ एल का वैल्यू नोन होना चाहिए, तो यहाँ पे देखोगे आप एल इज इक्वल टू एल, तो एल का वैल्यू एल होगा, यहाँ पे लाके खाली फॉर्मूले में पुट करना है, तो पाई स्क्वायर EI डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर उसका फॉर्मूला बन जाएगा। सेकंड वाले में देखोगे एल इज इक्वल टू एल बाई रूट टू होता है, तो ये एल का वैल्यू एल बाई रूट टू और यहाँ पे आप पुट करते हो तो वैसे कंडीशन में आ जाएगा ये 2 पाई स्क्वायर EI डिवाइड बाई एल स्क्वायर हो जाएगा। उसके थर्ड का आपको एल ई का रिलेशन याद रहना चाहिए, इफेक्टिव लेंथ जो होगा एल बाई टू हो जाएगा, एल बाई टू को अगर यहाँ पे आप पुट करोगे तो आपका हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर EI डिवाइड बाई एल स्क्वायर हो जाएगा। साथ में यहाँ पे जो इफेक्टिव लेंथ होगा एल ई जो होगा आपके पास दैट इज 2L के इक्वल होगा, यहाँ पे आप पुट करोगे फॉर्मूले में सीधा आ जाएगा आपके पास पाई स्क्वायर डिवाइड बाई 4L स्क्वायर देगा। तो चारों केस के लिए आपको क्रिटिकल लोड का वैल्यू याद रहना चाहिए, फॉर्मूला डायरेक्टली वहीं से आता है। दूसरा आपको स्लेंडरनेस रेशियो पता होना चाहिए, व्हाट इज स्लेंडरनेस रेशियो, तो स्लेंडरनेस रेशियो का फॉर्मूला इफेक्टिव लेंथ डिवाइडेड बाय के मिनिमम दैट इज मिनिमम रेडियस ऑफ जायरेशन आपको पता होना चाहिए, जहाँ पे सिंस वी नो दैट आई इज इक्वल टू ए के स्क्वायर, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ दैट कॉलम, उसका कॉलम का हो जाएगा। तो यहाँ से अगर आपको के निकालना है तो अंडर रूट आई बाई ए हो जाएगा, के मिनिमम तो आई मिनिमम आपको रखना पड़ेगा, तो आप आई मिनिमम लिख सकते हैं, राइट, एरिया डाल सकते हैं वहाँ पे। तो वैसे जैसे मान लो आपके पास ये क्रॉस सेक्शन इस टाइप का दिया हुआ है, तो क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है, तो क्रॉस सेक्शन में आप क्या कर सकते हो, दोनों एक्सिस के अबाउट, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों एक्सिस के अबाउट क्या कर सकते हो, आई निकाल सकते हो, जिसके अबाउट भी मिनिमम होगा उसको आप निकाल लोगे, आई मिनिमम आप फाइंड आउट करके रख लोगे, और एरिया तो आप निकाल सकते हो, लेंथ इंटू विड्थ करके आप एरिया भी फाइंड आउट कर सकते हो। तो आई मिनिमम और एरिया आपको फाइंड आउट हो जाएगा, तो वहाँ से आपको के मिनिमम फाइंड आउट हो जाएगा। इफेक्टिव लेंथ तो मैं अभी चारों केस के लिए आपको बता दी हूँ इफेक्टिव लेंथ कितना होता है, तो इफेक्टिव लेंथ और के मिनिमम को यूज करके आप स्लेंडरनेस रेशियो भी निकाल सकते हो। तो जो कॉलम होता है यूलर्स कॉलम होता है उसका प्रॉब्लम बहुत ही सिंपल आता है, तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, सिर्फ फॉर्मूले बेस जा सकते हो, फॉर्मूले को याद रख सकते हो, बिकॉज आपको टाइम अभी कम है तो आपको ऐसे फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, उसके बेसिस पे क्वेश्चंस को बनाना पड़ेगा गेट एग्जामिनेशन में। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट जो होगा कंबाइंड स्ट्रेसेस होगा, तो कंबाइंड स्ट्रेसेस में ऐसा होगा, पहला केस आ सकता है या तो बेंडिंग के साथ एक्सिल आ सकता है पहला केस, दूसरा आपके पास आ सकता है बेंडिंग के बाद ट्विस्टिंग आ सकता है सेकंड वाला केस। तो आप देखोगे तो अगर मैं बेंडिंग के साथ अगर एक्सेल की बात करूंगा तो बेंडिंग स्ट्रेस जो जैसे एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिया है, आपके पास मान लो एक्सेल लोड अगर P लग रहा है यहाँ पे, साथ बेंडिंग मोमेंट यहाँ पे M लग रहा है, मान लो बेंडिंग मोमेंट M लग रहा है, तो वैसे कंडीशन में क्या हो जाएगा, आप बेंडिंग स्ट्रेस निकाल सकते हो M/I मल्टीप्लाइड बाई वाई से निकाल सकते हो, डायरेक्ट स्ट्रेस निकाल सकते हो, लोड अपॉन एरिया से आप डायरेक्ट भी स्ट्रेस निकाल सकते हो। अब दोनों का या तो एडिशन होगा या तो सब्ट्रैक्शन होगा। जैसे मान लो ये ऊपर वाला ए वाला पॉइंट है जहाँ पे कॉन्वेक्स बन रहा है वहाँ पे टेंशन होगा, बी वाला पॉइंट जहाँ पे कॉन्केव बन रहा है यहाँ पे कंप्रेशन हो जाएगा, तो ए वाला, लेकिन ये जो पी है इसके कारण जो डायरेक्ट वाले स्ट्रेस जो आएगा सिग्मा डी आएगा, वो दोनों ही पॉइंट पे ए और बी दोनों ही पॉइंट पे कैसा आएगा, टेंशन नेचर का आएगा। इस वाले पे सिग्मा डायरेक्ट टेंसाइल है, इस वाले पे भी सिग्मा डायरेक्ट कैसा बताना टेंसाइल है, लेकिन जो बेंडिंग स्ट्रेस होगा इस वाले पे ए वाले पे होगा टेंसाइल और बी वाले पे कैसा होगा कंप्रेसिव होगा। तो देखो दोनों का नेचर सेम है टेंसाइल, दोनों को सिर्फ यहाँ ऐड कर देना है, दोनों का नेचर अलग है डिफरेंट है, दोनों को क्या कर देना सब्ट्रैक्ट कर देना, बस इतना ही करना होता है। तो ये वाला जो कंबाइंड स्ट्रेस होगा बेंडिंग प्लस एक्सिल यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, इस टाइप का गेट एग्जाम में ऑलरेडी प्रॉब्लम आया हुआ है, दोनों को आप ऐड कर सकते हो सिंपली। दूसरा देखेंगे यहाँ पे बेंडिंग प्लस ट्विस्टिंग अगर देखते हैं तो वैसे कंडीशन में क्या होगा, मान लो आपके पास एक शाफ्ट है जिसका डाया डी है, यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट M लग रहा है, यहाँ पे ट्विस्टिंग मोमेंट अगर T लगा हुआ है, वैसे कंडीशन में मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस जो होता है जिसको लोग सिग्मा 1 भी कई बार बोलते हैं, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस को बोलते हैं, दैट इज 16 डिवाइडेड बाई डी क्यूब मल्टीप्लाइड बाई M प्लस अंडर रूट M स्क्वायर प्लस T स्क्वायर, ये फॉर्मूला डायरेक्टली आप याद रखोगे एग्जाम के लिए। साथ ही साथ इसी केस के लिए आपको मैक्सिमम शियर स्ट्रेस दैट इज टाउ मैक्स अगर निकालना है 16 डिवाइडेड बाई डी क्यूब अंडर रूट M स्क्वायर प्लस T स्क्वायर है। अब इक्विवेलेंट वैल्यू ऑफ बेंडिंग मोमेंट एंड इक्विवेलेंट वैल्यू ऑफ राइट टॉर्क भी निकाला जाता है, ट्विस्टिंग मोमेंट निकाला जाता है, तो M इक्विवेलेंट दैट इज इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट जो होगा हाफ ऑफ M प्लस अंडर रूट M स्क्वायर प्लस T स्क्वायर, और इक्विवेलेंट टॉर्क ट्विस्टिंग मोमेंट जो आएगा आपके पास अंडर रूट M स्क्वायर प्लस T स्क्वायर हो जाएगा। सिर्फ इन फॉर्मुलेस को आप याद रखेंगे तो इस फॉर्मुले से बेसिस क्वेश्चन का गेट एग्जाम बन जाता है। तो आप कुछ क्वेश्चन को ऑलरेडी जो आएगा क्वेश्चन उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं पहले से गेट एग्जाम का, और साथ ही साथ स्टेप से अप्लाई कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल वे में सॉल्व कर लेंगे। देखते हैं नेक्स्ट वाला जो टॉपिक होगा थ्योरीज ऑफ फेलियर, दोनों में मैकेनिकल सिविल दोनों के लिए होगा। तो यहाँ पे बेसिकली 5 थ्योरीज ऑफ फेलियर है, पांचों को देखेंगे। डायरेक्टली आपको फॉर्मुला वाइज जाना है, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है तो आराम से बना सकते हैं। पहला थ्योरी जो ले रहा हूँ
मैक्सिमम प्रिंसिपल और नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी जिसको बोलते हैं, या फिर जिसको रिंकाइंस थ्योरी के नाम से बोलते हैं। सबसे पहले बता दूं कि सिग्मा 1, सिग्मा 2 और सिग्मा 3 जो होता है प्रिंसिपल स्ट्रेसेस हो जाता है इन ऑल 3 डायरेक्शन म्यूचुअली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, जैसे एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन में होगा। सबसे लार्जेस्ट जो इसमें होता है वो सिग्मा 1 होता है, सबसे स्मॉलेस्ट जो होता है सिग्मा 3 हो जाता है। लार्जेस्ट की अगर बात करूँ तो आप देखोगे सिग्मा 1 आपका हाईएस्ट होगा, सिग्मा 1 इज ग्रेटर देन सिग्मा 2 एंड 0 टू ग्रेटर देन सिग्मा 3। सबसे जो लार्जेस्ट होगा वो सिग्मा 1 और सबसे स्मॉलेस्ट जो होगा, राइट, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस हो जाएगा। वैसे ही सिग्मा 1 के डायरेक्शन में एप्सिलॉन 1, राइट, दैट इज मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेन, एप्सिलॉन 2 और एप्सिलॉन 3 रहता है। और सिग्मा डब्ल्यू बोलते हैं वर्किंग स्ट्रेस बोला जाता है। सिग्मा डब्ल्यू इज नोन एज वर्किंग स्ट्रेस यूजिंग फैक्टर ऑफ सेफ्टी, फैक्टर ऑफ सेफ्टी को यूज करके इसको निकाला जाता है। सिग्मा डब्ल्यू यहाँ बोलते हैं, वर्किंग स्ट्रेस यहाँ बोलते हैं। आप देखेंगे बात, अगर मेरे को निकालना है रैंकाइन्स थ्योरी, पहले वाली थ्योरी को निकालना है व्हाट इज द सेफ डिजाइन कंडीशन, तो आपके पास जो सिग्मा 1 आता है, जो भी फाइंड आउट आप करते हो सिग्मा 1 शुड बी लेस देन इक्वल टू सिग्मा डब्ल्यू, तो यहाँ से आपका सेफ डिजाइन हो जाएगा। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। सेकंड वाले देखते हैं मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी और गेस्ट एंड ट्रेस्कास थ्योरी याद रखेंगे यहाँ पे। इस वाले के लिए सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू सिग्मा डब्ल्यू हो जाएगा। इस वाले से आप निकाल सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो, जो भी आपको फाइंड आउट करना बोलेगा। थर्ड जो होगा मैक्सिमम डिस्टॉर्शन थ्योरी और वॉन मिसेस थ्योरी जिसको बोला जाता है, सिग्मा 1 स्क्वायर, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 का स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 3 स्क्वायर, सिग्मा 3 माइनस सिग्मा 1 का स्क्वायर शुड बी लेस देन इक्वल टू ट्वाइस ऑफ सिग्मा डब्ल्यू का स्क्वायर यहाँ पे जाएगा। सेफ कंडीशन के इस वाले फॉर्मूले को आप यूज कर सकते हो यहाँ पे, राइट। और अगर मैं बात करूंगा फोर्थ वाले का मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी, या फिर इसको हेक्स थ्योरी बोलते हैं, सिग्मा 1 स्क्वायर, सिग्मा 2 स्क्वायर, सिग्मा 3 स्क्वायर माइनस 2 म्यू, सिग्मा 1 2, सिग्मा 2 3, सिग्मा 3 1 शुड बी लेस देन इक्वल टू सिग्मा डब्ल्यू स्क्वायर। इस वाले फॉर्मूले को लगाएंगे सेफ डिजाइन के लिए, राइट। तो यहाँ से इस वाले फॉर्मूले को आप यूज कर सकते हो। लास्ट आपके पास होगा मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी जिसको बोलते हैं सेंट बेनेट्स थ्योरी, जिसको बोलते हैं सिग्मा 1 माइनस म्यू टाइम्स ऑफ सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 3 लेस देन इक्वल टू सिग्मा डब्ल्यू। इस वाले यूज करेंगे तो यहाँ से आप जो भी आपको फाइंड आउट करना होगा, डाया फाइंड आउट करना होगा या कुछ भी फाइंड आउट करना होगा, तो आप उसको फाइंड आउट करोगे। तो ये पांचों थ्योरी को बेसिकली आप यूज कर सकते हो। फॉर्मूला वाइज डायरेक्टली आपको जाना, फॉर्मूले को याद रखना है, और गेट एग्जाम में प्रॉब्लम आएगा तो डायरेक्टली आपको फॉर्मूले को अप्लाई करना है, प्रॉब्लम को आप इजी वे में सॉल्व कर सकते हो। देखते हैं लास्ट, दैट इज थिन सिलेंडर देखेंगे। थिन सिलेंडर मतलब टी बाई डी इज रेशियो 1/20 से लेस होना चाहिए। टी इज द थिकनेस ऑफ दिस वॉल, डी इज द डाया ऑफ दिस सिलेंडर। यहाँ पे देखो दोनों साइड से पैक किया हुआ फ्लूइड अंदर फील्ड है, फ्लूइड का प्रेशर है पी, यहाँ पे इसका वॉल थिकनेस टी दिया हुआ है, और दिस इज द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर, और रेडियस कितना दिया, मीन रेडियस आर दिया है। अब वैसे कंडीशन में अगर मालूम है स्ट्रेस का कैलकुलेशन देखूंगा तो एक्सेल स्ट्रेस है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस होता है PR/2T होता है, सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस या हुप स्ट्रेस जो होगा वो आगा PR/T आ जाएगा, और रेडियल स्ट्रेस जो होता है ऑलमोस्ट 0 होता है, उसको नेगलेक्ट कर देते हैं, राइट। अगर मैक्सिमम शियर स्ट्रेस अगर मैं देखूं तो दो टाइप का मैक्सिमम शियर स्ट्रेस हो सकता है, एक होता है एब्सोल्यूट मैक्सिमम शियर स्ट्रेस हो सकता है, दूसरा होता है इन प्लेन मैक्सिमम शियर स्ट्रेस हो सकता है। अगर एब्सोल्यूट की बात करूंगा तो ये हो जाता है हुप स्ट्रेस माइनस रेडियल स्ट्रेस डिवाइडेड बाई 2, और अगर मैं इन प्लेन शियर स्ट्रेस की बात करूंगा तो हुप स्ट्रेस माइनस एक्सियल स्ट्रेस डिवाइडेड बाई 2 हो जाता है। तो इसका फॉर्मूला PR/2T, इसका फॉर्मूला हो जाएगा PR/40 यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे स्ट्रेन का कैलकुलेशन देखेंगे तो सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेन अगर देखते हैं तो सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेन जो आ जाएगा PR/2T 2 माइनस म्यू आ जाएगा। एक्सेल स्ट्रेन की बात करेंगे तो PR/2T 1 माइनस 2 म्यू आ जाएगा, और साथ ही साथ अगर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की बात करेंगे थिन सिलेंडर के लिए PR/2T 5 माइनस 4 म्यू हो जाएगा। तो ये फॉर्मुले आप याद रखोगे तो प्रॉब्लम जो आता है डायरेक्टली फॉर्मुला बेस्ड आता है, तो फॉर्मुले बेस्ड को प्रॉब्लम को आप डायरेक्टली फॉर्मुला को यूज करोगे और सीधा प्रॉब्लम को बना सकते हो। तो आप देखोगे इस तरीके से मैं पूरा जो भी सिलेबस है मैकेनिकल या सिविल, और एक चीज और थिन सिलेंडर सिविल वालों को नहीं पढ़ना है, तो इस तरीके से आप देखोगे कि मैं पूरा मैकेनिकल सिविल का पूरा सिलेबस कवर किया हूं, आपको बताया हूं क्या पढ़ना चाहिए बेसिकली, कितना पढ़ना चाहिए बेसिकली, किस वे में पढ़ना चाहिए, और आपके पास अगर टाइम कम है 40 डेज का टाइम आपके पास बाकी है तो ऑलमोस्ट एपिसोड को आपको 3 डेज के आसपास में कंप्लीट करना पड़ेगा, राइट। तो अगर 3 डेज में कंप्लीट करना है तो आप इसी बेसिस सब्जेक्ट को जाइए और स्ट्रेंथ ऑफ मेटल को जितने बेस्ट में हो सकते हैं डायरेक्ट जितने फॉर्मूले मैंने आपको बताएं उस अप्रोच में जाइए, उतने फॉर्मुलेस को पढ़िए, उसके बेसिस पे एक या दो क्वेश्चंस को बनाइए और गेट एग्जाम में अपेयर करिए। तो आई थिंक आपका जो गेट एग्जाम जो होने वाला है वो इस सब्जेक्ट से जो 8 to 10 मार्क्स का सब्जेक्ट है, आप कहीं ना कहीं उसमें बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे। आप जितना बेस्ट वे में जिस चीज़ों को इंप्लीमेंट करोगे, एप्लीकेशन वाला पार्ट होगा, जितना भी फॉर्मुला मैं आपको बताया हूँ, जितना भी वे बताया हूँ, उन सभी से जितना फॉर्मुला प्रैक्टिस करोगे उतना आपका अटेम्प्ट वाला पोर्शन बढ़ जाएगा और आपका स्कोरिंग वाला पोर्शन भी हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो स्ट्रेंथ ऑफ मेटल से आप आई थिंक मैक्सिमम स्कोर कर पाओगे इस सब्जेक्ट से, और आपका डेफिनेटली वो ओवरऑल स्कोर में बहुत अच्छा पार्टिसिपेट हो जाएगा आपका, और उसको अच्छा आने वाला है। ओके, थैंक यू।